संबित जी, एक बात रजत जी ने सुबह कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि कांग्रेस के लिए कैंपेन की प्रियंका जी ने हिमाचल में, और वहां अब अभी सांझ तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन 31-34 का जो थोड़ा जो टक्कर दिख रही है, तो कह रहे कि प्रियंका जी को आगे करना चाहिए, ऐसा मतलब कुछ अप्रत्यक्ष जो है भाई साहब कह रहे थे रजत जी। देखिए माननीय रामदेव जी, मेरा इसमें बिल्कुल मत भिन्न है। चाहे प्रियंका जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, ये विषय उनके नेतृत्व का है ही नहीं और गलती राहुल जी और प्रियंका जी की नहीं है। देखिए, वो एक रजवाड़े परिवार में पैदा हुए हैं, वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि उनको पता नहीं है कि इस परिवार के बाहर की दुनिया कैसी होती है। आप सोच के देखिए, आप बाबा जी, आप माननीय रजत जी, जितने लोग यहाँ आज डिबेट में बैठे हैं, वो अंततोगत्वा गांव से उनकी कनेक्टिविटी है। ओखली किसको कहते हैं, कढ़ाई किसको कहते हैं, डेगची किसको कहते हैं, दाल कैसे उगता है, गेहूं का फसल कैसे होता है, लीटर और खाट किलो में क्या किसको फर्क कहते होता हैं, है? ये आप सब जानते हैं। मगर राहुल जी और प्रियंका जी ये नहीं जानते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। क्योंकि वो एक एंटाइटल फैमिली में रहे हैं और जब तक हिंदुस्तान में 60% लोग गांव में रहेंगे, तब तक गांव का ही एक व्यक्ति, गांव को समझने वाला व्यक्ति ही हिंदुस्तान को चला सकता है, हिंदुस्तान की राजनीति की बारीकियों को समझ सकता है। और ये राहुल जी और प्रियंका जी की बस की बात है ही नहीं। गुजरात वो में जानते तो ही नहीं। कमाल हो गया संबित जी। भाई साहब थोड़ी देर पहले 150 के बारे में सोच ही रहे थे, 149 तक अब जो रुझान दिख रहे हैं, तो लगता है कि ये आज तक के आज़ादी के इतिहास का और गुजरात के इतिहास का भी कोई स्वर्ण कीर्तिमान बनने जा रहा है। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मैं गंभीरता के साथ एक विषय रखूंगा। रजत जी, आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान ने कोरोना का काल देखा, पूरे विश्व ने कोरोना का जो महामारी का काल देखा है। किस प्रकार से पूरे विश्व ने रिएक्ट किया और किस प्रकार से हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया। आज जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखिए, वो चरमरा रही है। हिंदुस्तान ने बड़े सक्सेसफुली, बड़े सफलता के साथ अपने आप को मैनेज किया है। ये एक बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, हम आज 5th पोजीशन पे है। ये साधारण गांव के लोगों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। मगर ये हिंदुस्तान की जनता की सुंदरता को देखिए। यूं ही जनता को जनार्दन नहीं कहा गया है। एक गांव में बैठी हुई बूढ़ी महिला को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को संभाला, किस प्रकार से कोरोना काल से हमें निकाल के लेके आए हैं, किस प्रकार से आज पूरे विश्व में अगर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यहाँ कंट्रोल करके रखा गया है। ये सारे विषय, भले हमको लगता है कि ये प्रेरोगेटिव बड़े पढ़े लिखे लोगों का और सेमिनार करने वाले लोगों का है, मगर गाँव की एक माता जी भी इन विषयों को कहीं ना कहीं अपनी पारखी नज़र से, थैंक्स टू टेलीविजन, वो समझ पाती है। न पूरा कि एक भारतीय ऐसा समाज मुखिया है। संबित जी इस बात को तो मान रहा है। नहीं, लेकिन स्वामी जी ये बात दिल्ली की जनता को क्यों नहीं संबित जी समझा पाए? नहीं, दिल्ली देखिए, दिल्ली की परिस्थिति अलग थी। दिल्ली की परिस्थिति आप देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं कि बीजेपी की कोई बहुत बड़ी हार हुई है। बीजेपी जिस प्रकार से जो रुझान दिखाए जा रहे थे, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में आया कि भारतीय जनता पार्टी 50, 60, 70, 80 से ऊपर तो जाएगी ही नहीं, उसके बावजूद 100 से अधिक सीट लेके आई है। और जो वोट परसेंटेज में 1% देखिए, का हार तो इजाफा भी हार है हुआ ना संबित जी। नहीं, मैं देखो, मानता हूँ वहाँ बिल्कुल। चलो हारे हैं, उसको हार को तो स्वीकार कर ही लिया नहीं, नहीं, संबित जी ने। बिल्कुल, गुजरात में हाथ जोड़ के स्वीकार करना है। गुजरात में 151 और हिमाचल में 30। बीजेपी मतलब गुजरात में तो हिस्टोरिकल विजय की तरफ है। और ये जो आपने बात कही, माना कि आर्थिक विषय, वैश्विक विषय, कुछ जो है, चाहे वो इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक महाशक्ति बनाने का जो सपना है, वो सारा विश्वास मोदी जी पर करते हैं। इसीलिए चाहे अर्थव्यवस्था की समझ हो या ना हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ हो या ना हो, लोगों ने मान रखा है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मोदी है तो राजनीतिक नारा भी है, मुमकिन है। तो मोदी जी का एक बड़ा व्यक्तित्व जो है वो एक ब्रह्मास्त्र का काम करता ही है, संजीवनी का, हमेशा बीजेपी के लिए। और वो कोई किसी ने पैदा नहीं किया, वो भगवान के एक विधान से एक देवतुल्य व्यक्ति इस बीजेपी को मिल गया तो, और देश को मिल गया तो एक नई दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। अब बराबर आ गए आप वहां पर भी, हिमाचल में भी 32-32।
नहीं बाबा जी, देखिए जहाँ तक हिमाचल का विषय है, ये तो जिसको अंग्रेजी में क्लिफ हैंगर कहते हैं, ये तो शुरू से ही प्रेडिक्शन था। जी जी। मैं तो मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। ये जो रिवाज बदलता था हर 5 वर्षों में, और जो पहाड़ के क्षेत्र होते हैं, दोनों राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हर 5 वर्षों में यहाँ रिवाज बदलना, एक सरकार है तो दूसरे की सरकार आना, ये एक तरह से इस प्रकार था कि सभी बच्चे को मालूम था कि ऐसा ही होना है। इसके बीच जूझ करके अपने आप को स्थापित रखना, इस ट्रेंड को बदलना, इस रिवाज को बदलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मादा चाहिए होता है, इसके लिए भी गुणवत्ता चाहिए होती है, परिश्रम चाहिए होता है और परफॉर्मेंस चाहिए होता है। तो मुझे लगता है दोनों पी, परिश्रम और परफॉर्मेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने वजूद को इस तगड़े तरीके से प्रस्तुत भी कर रही है। और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत महसूस करता हूं कि शाम तक आप देखिएगा सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी हिमाचल प्रदेश में। संबित जी, यहाँ पर स्टूडियो में कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह कह रहे थे कि मेजॉरिटी किसी की भी आए, सरकार हिमाचल में बीजेपी की ही बनेगी। मेजॉरिटी भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये अहंकार के बोल नहीं है, ये आत्मविश्वास के बोल है। और मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्लिफ हैंगर पोजीशन जब होता है तो ये लास्ट मूवमेंट के रिजल्ट का बहुत महत्व होता है, तो इंतजार बिल्कुल करेंगे। मगर गुजरात में तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हम कर रहे हैं। एमसीडी के चुनाव के विषय में आपने कहा, तो मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा हार नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक एमसीडी में सत्ता में रहने के बावजूद जिस प्रकार का परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया है, वो अपने आप में अंग्रेजी में स्टेलर परफॉर्मेंस के रूप में हम कह सकते हैं। वोट परसेंटेज में इजाफा ही हुआ है। तो भाजपा कहीं न कहीं 8 वर्षों के बावजूद 2014 से जो एक नया सफर, नूतन सफर आरंभ हुआ है, 8 वर्षों के बावजूद बिना रुके, बिना झुके, बिना थके आगे बढ़ रही है। ये कहीं न कहीं हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। नहीं संबित जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। दिल्ली में अगर लोकसभा के 2 चुनावों को छोड़ दें तो विधानसभा के 2 चुनाव बीजेपी ने हारे और बहुत बुरी तरह हारे। एमसीडी में पिछली बार बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी, इस बार हार हुई है और वो कम नहीं है। 30 सीटों का मार्जिन बहुत मार्जिन होता है। आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं था, उसके आगे एक ऐसी पार्टी, आप खुद बता रहे हैं कि दुनिया में इमेज है, कोरोना को कैसे हैंडल किया इसकी इमेज है, अर्थव्यवस्था बेहतर की है इसकी इमेज है, वो हार जाए, ये चिंता की बात होनी चाहिए। नहीं रजत जी, आप ठीक बोल रहे हैं। कोई भी हार होता है, चाहे वो 2 सीटों के लिए हो या 20 सीटों के लिए हो। समीक्षा अवश्य होगी उस विषय को लेकर। मगर मुझे लगता है जहाँ तक एमसीडी का विषय है, एमसीडी का चुनाव एक म्युनिसिपल चुनाव है। दिल्ली के समीकरण एक अलग समीकरण है। हम यहाँ विधानसभा में भी नहीं है, मात्र 8 सीटें हैं हमारे पास। तो स्वाभाविक रूप से एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया है कि चलो एक बार पार्षद भी दे के देखते हैं आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी वाकई दिल्ली को पेरिस या लंदन, क्योंकि केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर हमारे पास पार्षद होंगे तो हम दिल्ली को रातों रात पेरिस या लंदन में परिवर्तित कर देंगे। तो ये पेरिस या लंदन बनता है कि नहीं, लोग देखेंगे इस विषय को। क्या आपको लगता है कि जो मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, बस की यात्रा महिलाओं के मुफ्त, इस तरह के जो प्रॉमिस किए उन्होंने, इस तरह के जो ऑफर्स दिए उन्होंने, इस तरह के जो काम किए, उसका जवाब बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है दिल्ली में? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। नहीं रजत जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, ये जो क्षणिक प्रोमिसेस होते हैं, एक पल के लिए एक वादा किया जाता है, इनकी हवा लॉन्ग रन की पॉलिटिक्स में निकल ही जाती है। क्या कारण रहा कि 2020 में 2020 में जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, आज उसमें लगभग 12% का गिरावट है। उनको जो वोट परसेंटेज उस समय मिला था और कल जो वोट प्रतिशत मिला है उसमें 12% की गिरावट है। क्या वजह रहा कि अरविंद केजरीवाल आजकल कागज़ में लिख के देते हैं कि मैं लिख के देता हूं कि मेरी सरकार गुजरात में बनेगी, मैं लिख के देता हूं कि भाजपा को 20 सीट से कम आएगी। तो गुजरात में लिख के दिया था उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हमारी सरकार बनेगी। तो इस जो कागज़ में लिख के सिग्नेचर करके देते थे, उससे भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब लोग उनके कागज़ के लिखने पर कम भरोसा और परफॉर्मेंस पे, जो परफॉर्म करेगा, जो डिलीवर करेगा, उस पर ज़्यादा भरोसा करेगी। गुजरात में 27 वर्षों के बाद भी अगर 152 सीट्स भारतीय जनता पार्टी रुझानों के अनुसार अभी दिखा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।